बैठक में किसानों ने तीनों कानूनों को रद्द करवाने की मांग दोहराई, जबकि सरकार ने संशोधन करने का प्रस्ताव दोहराया। अब सरकार अपना प्रस्ताव लिखित में किसानों को देगी, जिस पर किसान संगठन चर्चा करेंगे। इस बीच शीर्ष अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली बैठक फिलहाल टल गई है। कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम की सच्चाई से आइए आपको अवगत कराते हैं। लगातार किसान कानून को लेकर भ्रम फैलाए जा रहे हैं। एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, किसानों को एमएसपी नहीं दिया जाएगा, एमएसपी का संचालन समाप्त कर दिया जाएगा। ये सभी भ्रम और झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। व्यापार और वाणिज्य कानून राज्य एपीएमसी कानून की जगह लेगा और एपीएमसी के कामकाज को प्रभावित करेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये कानून एपीएमसी वाणिज्य कानून राज्य एपीएमसी कानून की जगह नहीं लेगा। कृषि उत्पादों के विपणन को नियमित करने के लिए एपीएमसी जारी रहेगी और वे नियमों के अनुसार अपनी शुल्क मंडियों के भीतर बढ़ा सकते हैं। और ये कानून किसानों को मौजूदा एपीएमसी के अतिरिक्त विपणन अवसर भी प्रदान करता है। किसानों के हितों के लिए दोनों कानून अस्तित्व में रहेंगे। फसलों के पिछले सीजन के मुताबिक ही वर्तमान खरीफ विपणन अवधि 2020 और 21 के दौरान सरकार ने किसानों से एमएसपी पर खरीफ फसलों की जोरदार खरीद जारी रखी है। 2020 और 21 के धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित 15 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 292.37 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष अब तक 350.29 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 19.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। 350.29 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान किया है, जो कुल खरीद का 57.88% है। वर्तमान में जारी के एमएस खरीद संचालन के तहत 66,135 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे 36 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 4 वर्षों में 4 लाख नौकरियां देने के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों से बातचीत भी की। नलकूप चालकों की नियुक्ति का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिलेगा। अब किसानों को सिंचाई के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर भर्ती प्रक्रिया के बाद खुद अभ्यर्थियों से संवाद करते हैं। भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया की सराहना की है। बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में भी यूपी में भर्ती प्रक्रिया जारी रही। यही वजह है कि यूपी सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला प्रदेश बन गया है। हमने प्रदेश के अंदर लगभग 1 लाख के आसपास बेसिक शिक्षा के चयन, शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को पूरा किया और इस चयन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र देकर के प्रदेश के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में उन सब के द्वारा योगदान किया जा सके, इस पर भी हमारी कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और ये प्रक्रिया हमारी पूरी हुई। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, अन्य सभी विभागों में भी नियुक्ति की प्रक्रिया इसी शानदार तरीके से आगे बढ़ी है और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं होंगे, हम कुछ ही दिनों के अंदर 4 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे 3-3.5 वर्ष के दौरान और साथ साथ शेष अन्य विभागों में भी इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये कार्य हमारा केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। पिछले 3-3.5 वर्षों में हम लोगों ने 15 लाख से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। बैंकों के साथ जोड़ने का काम किया गया है कि वे अपना स्वतः रोजगार कर सकें और एक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के एक उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वे लोग अपनी भूमिका को चिन्हित कर सकें और उस दिशा में अपना योगदान दे सकें और सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इस सरकार का मिशन रोजगार का जो अभियान है उसी कड़ी का हिस्सा है और उसी कड़ी के साथ आज एक बार आप सबको जोड़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश के अंदर
ये सेक्टर एकदम अछूता सा हो जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा विभाग को और विभागीय मंत्री को कि उन्होंने इस क्षेत्र को, वास्तव में ये रीढ़ है किसानों की, किसान की आमदनी को दोगुना करना है तो किसान को आवश्यक है हम तकनीक के साथ जोड़ें, उसके खेत को पानी उपलब्ध कराएं, समय पे बीज उपलब्ध कराएं, समय पे खाद उपलब्ध कराएं और फिर उसकी उपज को हम क्रय करने की व्यवस्था प्रारंभ करें। ये सारी चेन एक साथ बनाई गई है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस चेन को बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के 3,209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के क्रम में जनपद वाराणसी के कमिश्नरी सभागार में भी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने वाराणसी के 34 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के तहत प्रदेश के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस अवसर पर नियुक्ति पत्र पाए नलकूप चालकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन नलकूप चालकों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने पूरे पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया को अपनाकर हम लोगों की नियुक्ति दी है। हम लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक भूमिका निभाएंगे। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि और वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा भी उपस्थित रहे। देखिए, मिशन रोजगार का अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया है। अभी आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में किस तरह से बाधा पैदा करने की कोशिश की गई और लाख प्रयास के बाद भी सत्य की विजय हुई। जो योगी जी की सरकार का जो संकल्प है पारदर्शी तरीके से नौजवानों को अवसर देने का, वो आज परवान चढ़ा है। और उसी क्रम में आज यहाँ पर 3,000 से भी ज़्यादा नलकूप ऑपरेटरों को भी नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया गया है। 516 बहनों को भी अवसर सरकार दे रही है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, अगर उनके परिवार का भी कोई सदस्य है, उसको भी वरीयता देने का काम सरकार ने किया है। हमारे दिव्यांग जो हैं उनको भी अवसर देने का काम भर्ती प्रक्रिया में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कर उन्हें कार्यस्थल पर तैनात करने की कार्रवाई तेज की जाए। बीसी सखी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। बीसी सखी के माध्यम से बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों को नए आयाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सरकारी आवास पर बीसी सखी के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करने के बाद ये बात कही। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि चयनित बीसी सखी का प्रशिक्षण 15 दिसंबर 2020 से प्रारंभ किया जाएगा। बीसी सखी के चयन में स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा, समूह सखी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी। बीसी सखी के लिए प्रथम चरण में 56,875 आवेदक शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन 14 हवाई पट्टियों का उपयोग निजी संस्थाओं द्वारा उड्डयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित नीति के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित नीति पर सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करते हुए कहा कि इस संबंध में अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। विगत 3.5 वर्षों में राज्य में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है, मात्र लाइसेंसिंग प्रक्रिया का कार्य चल रहा है। नोएडा एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। राजस्थान समेत कई प्रदेशों में पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास चाहती है, इसलिए भाजपा के पक्ष में मतदान कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा को बड़ी सफलता मिली है। 2010 में कांग्रेस की राज्य सरकार थी। कांग्रेस को जो जिला परिषद 24 जिला परिषदों में सफलता मिली और बीजेपी को केवल 5 जिला परिषद हाथ लगे थे। 2015 में बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी को 21 जिला परिषदों में सफलता मिली थी
और कांग्रेस को केवल 12 जिला परिषदों में सफलता मिली थी। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। जैसा मैंने कहा, 21 जिला परिषदों में से 14 जिला परिषद में भाजपा को बहुमत मिला और कांग्रेस को केवल 5 मिले। ये पहले जो ट्रेंड चलता था ये बदल दिया कि मतदाताओं ने। अब मतदाता बीजेपी के साथ है और कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, डिलिमिटेशन किया लास्ट मिनट कि ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटें हमें मिले, कांग्रेस को मिले। इसके लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया, पैसे का जोर किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अपनी शुभकामनाएं दी और लिखा है कि भगवान उन्हें दीर्घायु एवं स्वस्थ रखें। कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग को जीतने के लिए भारत पूरी तरह से कमर कसने को तैयार है। देश में कुल 8 वैक्सीन काम हो रहा है और इनका निर्माण भी यहीं होगा। वहीं 3 वैक्सीन फाइजर, बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित वैक्सीन ने आपात इस्तेमाल के लिए अर्जी डाली है। इस पर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की आज अहम बैठक हो सकती है। इसमें कोविड वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की औपचारिक मंजूरी देने पर विचार होगा। बैठक में तीनों कंपनी सीरम, फाइजर और भारत बायोटेक अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इस बैठक में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स और क्वालिटी और प्रभाव के बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र राज्यों के साथ हर स्तर पर समन्वय कर टीकाकरण अभियान को अमली जामा पहनाने के आखिरी चरण में है। देश में वैक्सीन भंडारण से लेकर वैक्सीनेटर जैसे जरूरी संसाधनों का भी आकलन पूरा हो चुका है। प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण शुरू करने की अनुशंसा की गई है, जिसके तहत देश में तकरीबन 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता दी जाई गई। वहीं दूसरी वरीयता में अर्धसैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड के लिए होगी, जिनकी संख्या करीब 2 करोड़ के आसपास है। उसके बाद 50 साल से अधिक उम्र वालों को वरीयता मिलेगी, जिनकी संख्या करीब 27 करोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क समूहों की पूरी क्षमता आतंक और हिंसा को मुक्त वातावरण में ही महसूस की जा सकती है। सार्क देशों के 36वें चार्टर दिवस पर पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि आइए हम आतंकवाद को समर्थन और पोषण करने वाली ताकतों को हराने के लिए खुद को फिर से संगठित करें और एक सुरक्षित, समृद्ध दक्षिण एशिया के लिए सामूहिक रूप से काम करें। प्रधानमंत्री ने कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों के साथ काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर मापी गई है। एवरेस्ट की ऊंचाई के इस नए माप की घोषणा चीन और नेपाल ने कल संयुक्त रूप से की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने पत्रों का आदान प्रदान कर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की नई ऊंचाई की घोषणा की। गौरतलब है कि एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई को लेकर चीन और नेपाल के बीच मतभेद था। दोनों देशों के सर्वेक्षणकर्ताओं ने शिखर की माप की, जिसके बाद दोनों देश इनकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर पर सहमत हुए, जो कि पिछले माप की तुलना में थोड़ा अधिक है। पर्वतारोहियों का मानना है कि नेपाल में 2015 में 7.8 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद एवरेस्ट की ऊंचाई में परिवर्तन हुआ है। गौरतलब है कि इस आपदा में करीब 9,000 लोगों की जान चली गई थी। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी किस्म प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में।
अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुझे ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, बस 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सदस्य डॉक्टर जयराम आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। उन्होंने आज लखनऊ के मोहनलालगंज विकासखंड के उतरावा गांव समेत कई अन्य गांवों का दौरा किया। उन्होंने उतरावा गांव में बने क्रीड़ा स्थल, पशु आश्रय स्थल, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास सहित तमाम योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने गाँव में किए गए विकास कार्यों को संतोषजनक बताते हुए सराहना की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौजूद अधिकारियों से वार्ता कर कार्यों में और तेजी लाने के लिए कहा। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सतत ऊर्जा अभियांत्रिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अत्यधिक अनुसंधान के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में नए विभाग की स्थापना की स्वीकृति मिल गई है। ऊर्जा अभियांत्रिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ शैक्षिक और प्रौद्योगिकी विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। देश के इन महत्वाकांक्षी योजनाओं में भागीदार बनने के लिए विभाग उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली स्नातक और प्रस्नातक शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करेगा। नए विभाग में संबंधित प्रयासों का समन्वय कर रहे प्रोफेसर आशीष गर्ग ने कहा कि विभाग की गतिविधियां भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप होंगी। मूल शोध को ऊर्जा संबंधी तकनीकों के विकास तक पहुंचाने के साथ व्यवसायीकरण पर भी होगा। कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में एनर्जी सस्टेनेबिलिटी यानी ऊर्जा सततता के क्षेत्र में एक नया अभियांत्रिकी विभाग या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है। इस डिपार्टमेंट का नाम होगा सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग। संस्थान ने इस विभाग की स्थापना से अपनी स्वर्णिम परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज जब भारत की आर्थिक प्रगति उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, ऐसे में जरूरी है कि देश ऊर्जा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बने और साथ ही साथ ऐसे माध्यमों से ऊर्जा का उत्पादन करे जिससे देश के लोगों के स्वास्थ्य पर पर्यावरण जनित दुष्प्रभाव न हो, जो कि कोयले और तेल के प्रयोग से होते हैं। साथ ही साथ देश बिजली चलाने वाले वाहनों के क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहता है, जिसके लिए अत्याधुनिक बैटरी वाली तकनीकों की जरूरत होगी। इन सब कारणों से भारत सरकार ने पेरिस पर्यावरण अनुबंध के तहत 2030 तक 40% से अधिक ऊर्जा का उत्पादन स्वच्छ एवं नवीनीकृत तरीकों से करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे में जब भारत एनर्जी सस्टेनेबिलिटी से संबंधित तकनीकों के क्षेत्रों में एक वैश्विक ताकत बनना चाहता है, यह विभाग इस लक्ष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इटौंजा क्षेत्र में नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा किसानों की फसल खेतों से ही खरीदकर किसानों को लाभ पहुंचा रही है। नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश कुमार बताते हैं कि ये कंपनी किसानों को अच्छी पैदावार कराने के लिए उनको गांव-गांव किसानों को जैविक खेती की जानकारी देकर गुणवत्ता युक्त फल सब्जी पैदा करने के प्रति जागरूक कर रही है, जिससे किसान अच्छी फसल पैदा कर अपनी आय दोगुनी कर सकें। लॉकडाउन में भी आम बागवानों के आमों को बागों से ही खरीदकर उनको ओडिशा भेजा गया था, जिससे बागवानों को 25 से 30% का लाभ हुआ। किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री के कृषि बिल और किसानों के हित में है और इस समय किसानों को नेता नगरी द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। कि किसानों की अगर सब्जियां खरीद कर मंडी में बिकवा दिया जाए तो किसानों को ज़्यादा फायदा होगा, उनको मंडी भी नहीं जाना पड़ेगा और उनका समय भी बचेगा और उनको अच्छे रेट का दाम भी दिया जाएगा। अगर जो मंडी में सब्जी का रेट 50 रुपये पसेरी, जिस कोई भी सब्जी है कद्दू लौकी अगर 50 रुपये पसेरी है तो उसको हमने 55 रुपये पसेरी के रेट से खरीद लिया। एक लोडर मतलब करके वहाँ सब्जी खरीद कर सबकी यहाँ पर तौलवा कर सब्जी उसका पेमेंट करवा देते थे और वो सब्जी खरीद कर मंडी में ले जाकर बेच देते थे। और मैं जैविक खेती के विषय में जैविक खेती कर रहा जो नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी से
के माध्यम से कर रहे हैं। और जो हमें तकनीकी दी है जिसमें हम धान और गेहूँ और बंधा गोभी कर रहे हैं, और ये धान गोभी बंधा से हमारा थोड़ा बहुत सा बदलाव आ गया है, जो हम अच्छी उपज पा रहे हैं। मैं जो है केला, गेहूँ, धान, आलू, मक्का, ज्वार आदि की खेती करता हूँ। मुझको जो है बेसिक द्वारा जो नवीन प्रोड्यूसर कंपनी से जो है थोड़ा जो है हेल्प मिली, और जागरूकता उनके माध्यम से मैं नवीन प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ा। ये जो लोग हैं जो है लॉकडाउन में मटर की खेती मैंने किया था जी, और मटर में जो है लॉकडाउन में मार्केट हो नहीं रही थी, इन्होंने जो है मेरा जो है मटर ख़रीद लिया, जो है बहुत अच्छे दामों पे ख़रीदा, जो है इससे जो है उनको बहुत बेनिफिट हो। जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं किसान बिल पे, अब इनको ये मालूम नहीं किसानों को। इसके पहले मैं केला ले जाता था मंडी के लिए, अगर मैंने किसी के माध्यम से केला बेच दिया डायरेक्ट, तो मंडी परिषद वाले हम लोगों को पकड़ के बंद कर देते थे, 20,000 30,000 मेरी गाड़ी पे चार्ज करते थे। और प्रधानमंत्री ने इतना बढ़िया नियम निकाला है कि अब हम गाड़ी को ले जा कर के कहीं भी बेच सकते हैं, कोई मंडी वाला बोल नहीं सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना ग्रामीण जनपद मुरादाबाद में अपने उद्देश्य में सफल होती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से गरीबों को पक्के आवास मुहैया हो रहे हैं। गरीबों का कहना था कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना पक्का मकान होगा, लेकिन प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत उनके खुद के अपने पक्के घर हैं। वही प्रधानमंत्री गरीब आवास हर गरीब को मिल सके, इसको लेकर जिले में आवास निर्माण का कार्य बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। कच्चा घर था, टूटा फूटा था, पिन्नी पड़ी हुई थी, बहुत परेशानी थी रहने की, बारिश में बहुत परेशानी पड़ती थी। अब बहुत आराम हो गया, अब तो बहुत आराम से रह रहे हैं बच्चे कुच्चे भी। प्रधानमंत्री जी ने दिया, पक्का आवास मिला है, धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने तो बहुत करा हमारे साथ में। पहले बहुत परेशानी पड़ती थी, तमाम बारिश होता ही तो इधर उधर मतलब खटिया पिटिया भी अपने खेचा ऊंचाई गोले बोले भी टूटे पड़े थे, छप्परों के घर थे, कच्चा मकान था। अब प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया है, अब सही है, अब सही रह रहे होंगे, बहुत आराम हो गया, पहले से तो बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे मोदी जी ने हमें सुविधा दी है, जब से बहुत सही है। हमारा घर टूटा हुआ था, चचियाने में परेशानी आ गई, सुबह टूटे फूटे पन्नी डाल के रहते थे, कच्चे मकान छप्पर ही पड़े भाई, और अब उनकी कृपा से बहुत आराम है। बहुत हमें पन्नी में जैसे आते हैं, हम भेजते हैं, बच्चे उच्चे सब भेजते हैं, बहुत परेशानी पड़ती थी, हम कहाँ दुबकाएं बच्चों को, कहाँ हम दुबकें, इतनी परेशानी पड़ती थी हमें। अब इतनी शुक्रिया है, अब चैन से रहते हैं हम। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत शामली जिले में 259 गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक मिल जा रहा है। अपने घर में रहते हुए अधिकांश ग्रामीणों को उस पर कागजी मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। इसके चलते बैंक से ऋण लेना हो या फिर मकान का विक्रय करना हो, दस्तावेज न होने से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्वामित्व योजना से उन्हें खतौनी की तर्ज पर घरौली मिल सकेगी। जिले के ग्रामीण अंचल में हजारों लोगों के पास अपने मकान के दस्तावेज ही नहीं है। अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि जिले में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत जल्द ही सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जनपद में 259 गांव के ग्रामीण इससे लाभान्वित होंगे। लेखपाल, सचिव व सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इसमें कार्य शुरू कर रही है। भारत सरकार की स्वामित्व योजना है, जिसके अंतर्गत जैसे जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, एग्रीकल्चर लैंड में खेत का जो राइट है वो खतौनी में दर्ज होता है। लेकिन जो हमारी गांव में जो पुरानी आबादी है, इसको लाल डोरा क्षेत्र भी बोलते हैं, उस पुरानी आबादी में जो ग्रामीण रहते हैं वो अपने मतलब कई पीढ़ियों से रहते चले आते हैं, परंतु उनके पास में उस ज़मीन का कोई ऑनरशिप का या टाइटल से कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये उन लोगों को ये राइट्स देने के लिए, जिससे कि उस कागज़ को वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जैसे बैंक वगैरह में यूज़ करके कोई लोन या कोई फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहते हैं तो वो ले सकें। तो उसके लिए ये उनके जो घरों का रिकॉर्ड है उसको एक घरौनी के रूप में बनाया जा रहा है। इस स्वामित्व योजना सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इससे हमें हमारे घरों के जो भी दस्तावेज कागजात हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तमाम योजनाओं का हमें लाभ मिलेगा। हम बैंक से
जरूरी ऋण का लाभ भी ले सकते हैं। मैं इस योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना जो चलाई गई है उससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। अब जो हमारे बैनावे हमारी ज़मीन के नाम नहीं है वे भी हमारे नाम हो जाएंगे। हम अपनी ज़मीन पर लोन ले सकेंगे, बैनावे कर सकेंगे। प्रधानमंत्री का इस योजना के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब बात अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की, डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान प्रतिनिधियों की हुई चर्चा, नहीं बनी सहमति। सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत, लिखित में किसानों को देगी प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3209 नलकूप चालकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। सिंचाई की समस्याओं का होगा समाधान। सबसे अधिक नौकरी देने वाला प्रदेश बना उत्तर प्रदेश। राजस्थान समेत कई प्रदेशों में पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार जीत को बताया प्रधानमंत्री के विकास की जीत। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राजस्थान की जीत अभूतपूर्व। और कोविड-19 के टीकाकरण पर गंभीरता से किया जा रहा है देश में काम। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के साथ वैक्सीन भंडारण और टीकाकरण की तैयारियां अंतिम चरण में। और अब अंत में एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित रूप से धोएं, 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले आपका मास्क आपके साथ होना जरूरी है। उसे जेब अथवा थैले में नहीं बल्कि इस तरह से अपने चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।